आगे अगर हम देखें तो जो कोई विलयन है, विलयन जो सांद्रता प्रदर्शित करते हैं, हम सांद्रता ज्ञात करते हैं, उस सांद्रता को ज्ञात करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें हम सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो सांद्रता ज्ञात करने गुणात्मक तरीका होता है और एक होता है मात्रात्मक तरीका। में से क्वालिटेटिव हो गया और एक हो गया क्वांटिटेटिव। गुणात्मक अगर हम बात करें मतलब इसमें हम केवल तुलना करेंगे, दूसरे की तुलना करेंगे कि कहाँ पे हमें सांद्रता ज्यादा है, कहाँ सांद्रता कम है। जैसे कि अगर जो भी विलयन है, अगर हमें कोई विलयन है, अगर विलयन में विलेय की मात्रा कम है, अगर इसकी मात्रा क्या है बहुत कम है, तो हम क्या बोलेंगे हमारा विलयन है वो तनी है। मीन्स अगर विलेय की मात्रा कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा विलयन है वो तनु विलयन है। मीन्स वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तनु विलयन। मीन्स इसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है। दूसरा होता है सांद्र। सांद्र अगर विलयन है तो उसका मतलब है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब इसमें जो विलेय है उसकी मात्रा अधिक है, तो मतलब इसमें क्या हो गया मात्रा अधिक हो गई और यहाँ पे क्या हो गया मात्रा कम हो गई। यहाँ कम मात्रा है तनु सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और सांद्र सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो उसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी। अगर मात्रा अधिक है तो आप जो है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप सुनो और तब आपको समझ में आएगा। अच्छे से सुनोगे तो वो आपको हेल्प करेगा समझने में। तो ये जो सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए सांद्रता जो हम इस तरह से बोल रहे हैं कि तनु सॉल्यूशन है या सांद्र सॉल्यूशन है, उससे हम कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हमें कुछ सही से पता नहीं चलेगा। जैसे सपोज आपको दो सॉल्यूशन गिवन है कि 5 मोलर H2SO4 और एक हो गया 2 मोलर H2SO4। भाई यहाँ पे इसकी सांद्रता कम है, इस केस में सांद्रता ज्यादा है, तो हम कहेंगे इसको हमने ले लिया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। फिर पहला जो सॉल्यूशन है, पहला विलयन 1 जो है वो विलयन 2 से तनु है। मतलब विलयन 1 विलयन 2 के कंपैरिजन में अगर उससे कंपैरिजन उसका करते हैं तो ये क्या है तनु है, और इसके बाद हम कहेंगे कि ये क्या है विलयन 1 के कंपैरिजन में सांद्र है। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं दूसरा 10 मोलर H2SO4 विलयन सॉल्यूशन, भाई अब इसका जो सांद्रता है वो भी ज्यादा होगी, तो अब ये इससे भी ज्यादा क्या हो गया सांद्र हो गया। पहले ये सांद्र था इसके कंपैरिजन में, इससे हम इसका तुलना कर रहे थे, भाई जब इन दोनों की तुलना कर रहे थे तो ये सांद्र था, लेकिन अब हम तुलना किससे करने लगे इससे, तो ये दोनों इसके कंपैरिजन में क्या हो गए 10 मोलर H2SO4 के कंपैरिजन में ये दोनों क्या हो गए हमारे तनु हो गए और ये क्या हो गया सांद्र हो गया। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है सांद्रता को ज्ञात करने का। तो अगले जो हम तरीके देखने वाले हैं जिन तरीकों से सांद्रता ज्ञात करेंगे उसमें हम बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में विलयन प्रेजेंट है, तो विलयन उपस्थित है और कितनी मात्रा में विलेय उपस्थित है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं सांद्रता को प्रदर्शित करने के, तो आप लिख लेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना क्या है सांद्रता। तो यहाँ पे हमें क्या करना है सांद्रता निकालना है, सांद्रता ज्ञात करना। कैसे हम सांद्रता ज्ञात करेंगे, पहला है प्रतिशत मात्रा हम निकालते हैं, प्रतिशत के टर्म में हम सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत अगर हम लेते हैं तो उसका सबसे पहला
होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत या फिर इसको बोल सकते हैं मास परसेंट, मास परसेंटेज, या फिर इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, अगर सिंपल लिखा हुआ है परसेंटेज W बाई O, तो क्या हो गया मास प्रतिशत हो गया। इसका मतलब क्या है, जब भी हम सांद्रता निकालेंगे, सांद्रता हमें गिवन होती है विलेय, विलेय सांद्रता हमें गिवन है, मतलब सांद्रता तो वैसे विलेय की होगी, लेकिन उसमें मात्रा गिवन होगी, किस मात्रा में क्या उपस्थित है वो मात्रा किसकी गिवन होगी, विलेय। जैसे आपको सपोज गिवन है 10% द्रव्यमान अनुसार H2SO4 विलयन। तो हमें क्या दिया है 10% द्रव्यमान अनुसार विलय, द्रव्यमान के अनुसार 10% द्रव्यमान अनुसार बोल सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि जब हम 100 ग्राम विलय अगर देंगे तो उसमें क्या होगा 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित होगा। मतलब हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप एक डेफिनेशन लिख लो द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, और इसको लिखते हैं परसेंटेज W/W। इसको क्या बोलते हैं 100 ग्राम विलय में उपस्थित, 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की मात्रा को 100 ग्राम विलय में उपस्थित होगा 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलय में जो जितने ग्राम विलय उपस्थित होगा वो क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। फार्मूला इसका है, तो आसान फार्मूला रहते हैं। अगर हमें निकालना है अवयव का द्रव्यमान कोई भी अवयव, या जैसे हमने कहा था इसके लिए सोल्यूट के लिए विलय के लिए निकालते हैं, या इसको वैसे लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम में जितना उपस्थित है उसको क्या बोल रहे हैं 100 ग्राम विलय में जितना विलय उपस्थित है वो उसका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है। तो ये हो गया अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, ये आपका हो जाएगा जिसको हम कहते हैं विलय में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलय में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, उसको भाग कर देंगे हम विलय का द्रव्यमान से, मतलब जो द्रव्यमान होगा विलय का टोटल उस पूरे को हम गुणा कर देते हैं 100 से, तो इससे हमें आएगा अवयव का द्रव्यमान। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में 20 ग्राम नमक NaCl, 250 ग्राम जल में 20 ग्राम NaCl नमक मिलाकर विलय तैयार किया जाता है। 250 ग्राम जल में 20 ग्राम NaCl मिलाकर विलय सॉल्यूशन हम
तैयार कर रहे हैं, तैयार किया जाता है। इस सॉल्यूशन की, इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात है। तो हमें इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात है। तो द्रव्यमान प्रतिशत जो हो जाएगा वो कितना होगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, जो अवयव मौजूद या फिर इसके क्या हो सकते हैं, विलय हो सकते हैं। तो अवयव का विलय क्या है, NaCl। NaCl का द्रव्यमान कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, ये और ये मिला है तो ये 250 जब हो गया 10 20 क्या कराया हमने NaCl, तो टोटल कितना हो गया 270। तो ये 20 डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 270 इनटू कितना हो गया 100। ये इसको थोड़ा भाग करके आप इसका प्रतिशत निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी वो क्या हो जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगी। इस तरह से हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। इस तरह से आप द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला द्रव्यमान प्रतिशत। आपको जब भी इसको लिखा और इसको मिटा दिया, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप इसको कॉपी कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं आपको इतना टाइम दूंगा कि कॉपी करने के लिए तो उसमें वीडियो का टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके रोक के आप कॉपी कर लेंगे। तो दूसरा अगर करेंगे तो ये पहला हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हो गया आयतन प्रतिशत, एस वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको लिख देते हैं परसेंटेज V/V, आयतन अनुसार प्रतिशत। पहले हम क्या ले रहे थे, द्रव्यमान ले रहे थे, इस बार हम क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे। ये सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब है, इसका डेफिनेशन लिख सकते हो 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलय 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का आयतन ब्रैकेट में लिखना मिलीलीटर में, ml में 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का आयतन ml में, उसका आयतन प्रतिशत प्रदर्शित करता है, उसका आयतन प्रतिशत प्रदर्शित करता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, अवयव का आयतन प्रतिशत क्या आ गया, विलयन में अवयव का आयतन, इसको भाग कर देंगे विलयन का आयतन से, मतलब विलयन का जो पूरा आयतन होगा उसको भाग कर देंगे हम 100 से। उदाहरण हमने लिख दिया 10% या इसको ले लेते हैं 30% इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मैं फॉर्मूला ले लेता हूं CH2OH, CH2OH। 30% इथाइलिन ग्लाइकोल विलयन, तो 30% इथाइलिन ग्लाइकोल विलयन है, उसका मतलब क्या है, अगर आपको विलायक नहीं बताया गया तो उसका मतलब क्या होगा, विलायक क्या रहेगा, जल रहेगा, जल विलायक के रूप में वहां पे उपस्थित होगा। अगर आपको विलायक नहीं बताया गया है तो, अगर विलायक बताया गया है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं बताया गया, यहाँ केवल क्या बताया गया है,
विलय बताइए, विलय क्या है, डाइविंग फ्लाइट। तो इसका मतलब होगा कि आयतन अनुसार इसका है V/V ये आयतन अनुसार है, आप देखेंगे इसमें आयतन अनुसार, उसका मतलब होगा कि 100 ml विलय में 30 ml क्या होगा, इथाइल ग्लाइकोल उपस्थित यहाँ पे लगेगा। तो 100 ml विलय में 30 ml इथाइल ग्लाइकोल, आप इसको कॉपी कर लेना। इस आकार में आप इसे उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। दूसरा से हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इसमें हम ज्ञात करते हैं द्रव्यमान बटे आयतन अनुसार। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत हम निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन इसको लिख सकते हैं परसेंटेज W/V। ये भी बहुत साधारण है। इसका मतलब क्या होगा, 100 ml विलय में उपस्थित 100 ml विलय में उपस्थित 100 ml विलय में उपस्थित विलय का द्रव्यमान 100 ml विलय में उपस्थित विलय का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। उसके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा, 100 ml विलय में जितना ग्राम विलय उपस्थित होगा वो उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा। परसेंटेज W/V मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं विलय में अवयव का द्रव्यमान, उसको हमने बाहर कर दिया, इससे विलय का आयतन। भाई जब भी द्रव्यमान लेंगे तो ग्राम में लेंगे, और जब भी आयतन लेंगे तो उसको हम मिलीलीटर में लेंगे, ml में लेंगे। तो इस तरह से हम और एक यूनिट क्या करते हैं, हम शो करते हैं। तो इस फार्मूला का यूज करके आप इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो सबके अपने अपने यूज होते हैं। वैसे कि कंसंट्रेशन टर्म से सांद्रता का टर्म है वो कम यूज होता है, लेकिन यूज रहता है इंडस्ट्री पर्पस के लिए, या फिर इंडस्ट्री में यूज होता है, या मेडिसिन के लिए यूज होता है। आगे अगर हम देखें जो चौथा कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PPM। मतलब एक भी यहाँ से आएगा पार्ट, एक भी यहाँ से आएगा पर, और मिलियन हो गया M। तो पार्ट पर मिलियन PPM। PPM में अगर हम सांद्रता निकाल रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता निकाल रहे हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता हम कब निकालेंगे, जब विलय जो उपस्थित है विलय में उसकी मात्रा अगर बहुत कम है तो हम सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करते हैं। तो पीपीएम में जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे ही निकालेंगे जैसे प्रतिशत में हम निकाल रहे हैं। तो पहला हो जाएगा अवयव के भागों की संख्या।
कोई भी अवयव जो ले रहे हैं उसके भागों की संख्या। अब इसमें ऐसा क्यों लिखना है भागों की संख्या, यहाँ पे द्रव्यमान या फिर आयतन क्यों नहीं लिखा, उसका वजह आपको मिलेगा। अवयव के भागों की संख्या उसको भाग कर देंगे विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या से। विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या से। विलयन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या से उसको हम भाग कर देंगे। जब हम प्रतिशत निकालते थे तो हम 100 से गुणा करते थे। जब हम पीपीएम में 5 का मिलियन का सांख्यिकी निकालेंगे हम उसको 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे, मतलब 1 मिलियन से गुणा करेंगे। और ये हम तब यूज करते हैं कि सांख्यिकी का क्रम जब कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तब इस कंसंट्रेशन लेवल को यूज करेंगे। तो ये हो गया 5 का मिलियन पीपीएम में आपके सामने आ गई। जैसे आपको 1 लीटर समुद्री सी वाटर आपको दिया, सी वाटर मतलब समुद्री जल। 1 लीटर अगर समुद्री जल आपके पास है, आप सी वाटर लेकर या समुद्री जल लेकर 1 लीटर सी वाटर तो होगा। सी वाटर का जो मास होता है, द्रव्यमान जो इसका हो जाएगा वो होता है 1030 का 1030 ग्राम होता है इसका द्रव्यमान। तो ये क्या होगा 1 लीटर सी वाटर, तो ये हो जाएगा इसको हम बोलेंगे मतलब ये पूरा विलयन है। तो ये आ गया विलयन। तो हम आपको बताया था कि यहाँ पे भाग क्यों ले रहे हैं, कुछ बिल्कुल भागों की संख्या यहाँ पे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भाग, क्योंकि यहाँ पे हम द्रव्यमान भी ले सकते हैं और आयतन भी ले सकते हैं। जैसे पहले 3 केस हमने लिए हैं प्रतिशत निकालने के लिए, उन तीनों केसेस में से कोई सा ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऊपर हमने द्रव्यमान लिया, नीचे भी द्रव्यमान लिया, ऊपर द्रव्यमान लिया, नीचे आयतन लिया, या फिर दोनों जगह हमने आयतन लिया। तो तीनों केसेस में से कुछ भी हो सकता है। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया 1030। और जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, जो इसमें 1 लीटर सी वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा, उस पर देना 1 लीटर समुद्री वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन का द्रव्यमान। आप आगे आपको देना 1 लीटर ऑक्सीजन में घुली हुई समुद्री वाटर में, सॉरी 1 लीटर समुद्री वाटर में घुली हुई समुद्री जल में घुली हुई ऑक्सीजन का द्रव्यमान वो होता है 6 मिलीग्राम। 6 मिलीग्राम मतलब 6 × 10⁻³ ग्राम। अभी आपको निकालना है पीपीएम में इसका सांद्रता। भाई बहुत कम अमाउंट है तो यहाँ पे हम पीपीएम में सांद्रता निकालेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, अवयव के भागों की संख्या। अवयव क्या है, उसके भागों की संख्या कितनी है, 6 × 10⁻³ इसको हम भाग कर देंगे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या से। वो कितना है 1030 और उसको गुणा कर देंगे 10⁻6 से। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको गुणा करोगे तो 6/1.023 याद आपके पास आ जाता है 5.8। तो जल में घुले हुए समुद्री जल में घुले हुए ऑक्सीजन की जो सांद्रता आती है पीपी में वो कितनी आती है 5.8। तो इस तरह से हम समुद्री जल में घुले हुए ऑक्सीजन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, जो कितना है 5.8। आप कॉपी कर लीजिए इसको, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर। इसी तरह से और भी हमारे पास सभी सांद्रता का काम है, और भी सांद्रताएं होती हैं, और अलग अलग तरह से हम सांद्रता निकाल सकते हैं। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन,
उसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी तक हम 4 तरीके पढ़ चुके हैं। अगला जो तरीका है वो है मोल अंश। मोल अंश मींस मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। मोल फ्रैक्शन या मोल अंश जो होता है, देखो जो हमें विलयन दिया हुआ होगा उसमें अभी तक हम लेके चल रहे हैं कि 2 उसमें घटक उपस्थित होंगे, 2 अवयव उपस्थित होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही अवयव उपस्थित होंगे। उसमें कितने भी अवयव उपस्थित हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन ज्यादातर केस में हम 2 या 3 अवयव में 2 या 3 पदार्थ अगर विलयन में उपस्थित है, ऐसा ही केस लेके चलते हैं। तो हमने सपोज ले लिया एक बाइनरी सॉल्यूशन, द्विआंकी सॉल्यूशन जिसमें a और b का मिक्सचर है। a के मोल जो है वो n1 है और b के मोल जो है वो n2 है। मोल को ज्ञात करने का तरीका यहाँ पहले बताया था। मोल हम कैसे ज्ञात करते हैं? मोल जो होता है नंबर ऑफ मोल्स, इस मोलों की संख्या जो होगी वो हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान, जो भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान, इसको हम भाग कर देंगे आणविक द्रव्यमान से या फिर परमाणु द्रव्यमान से, जो मेरा m है। m क्या है? अगर परमाणु है तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान, और अगर अणु है तो हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान, अणु होगा तो आणविक या अणु बोल देते हैं। तो इस तरह से मोल निकाल सकते हैं। भाई हमने लिया एक द्विआंकी बाइनरी सॉल्यूशन लिया, उसमें हम मोल अंश निकाल रहे हैं। मोल अंश को हम x से डिनोट कर देते हैं, उसको हम x से दर्शाते हैं। अब ये जो होगा किसी भी अवयव का अगर हमें मोल अंश निकालना है तो मोल अंश हम पहले लिख देते हैं। अवयव का मोल अंश, मोल अंश क्या हो जाएगा? विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या, मतलब विलयन में जो अवयव के मोलों की संख्या है उसको हम बात कर देंगे कुल मोलों की संख्या से। अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या हम लेंगे, उसको हम भाग कर देंगे जिससे जो भी अवयव में जितने भी विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हैं उन सब के कुल मोलों की संख्या से इसको भाग कर देंगे। तो भाग हम कर रहे हैं जिससे सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या से, सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या से इसको भाग कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है a के लिए, मींस मोल अंश निकालना है a के लिए, a का मोल अंश, इसको हम इससे लिखेंगे xa, मतलब जो भी अवयव है उसको हम नीचे दे देते हैं। तो ये हो जाएगा a के मोल na डिवाइड बाय सभी अवयव के कुल मोल, सभी अवयव क्या हैं? a और b है, na प्लस na। इसी तरह से xb निकालते हैं, b और b लेंगे तो ये हो जाएगा nb डिवाइड बाय nb प्लस nb। और सभी अवयव के मोल अंशों का जो सम होता है, या आप लिख कोई विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोल अंशों का कुल सम सदैव इकाई होता है। वैसे xa प्लस xb जो होगा वो सदैव क्या होगा? इकाई होगा। 1 होगा। कैसे? वैल्यू
करके देखो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, उसको हम बोल दिया xb से, xb क्या है Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb, इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा Na प्लस Nb, क्योंकि नीचे का पार्ट है उससे में दिया गया Na प्लस Nb, यहाँ जाएगा Na प्लस Nb सेम है चाहे विलय में जितने भी अवयव उपस्थित हो, सारे अवयवों का जो मोल अंश होगा उसका अगर हम सम कर देते हैं तो वो सदैव क्या होता है, एक होता है, वन होता है। तो ये चीज ध्यान रखने योग्य है, बहुत जरूरी है कि किसी भी विलय में सभी अवयवों के मोल अंश होगा, कुल सम जो होगा वो सदैव क्या होगा, वन होगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये जो मोल अंश है वो गैसों के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गैस जब भी हम देंगे तो उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जैसे गैसों का जो आंशिक द्रव्य अगर हमें मैस जो वेपर प्रेशर होता है, जिसको आप बोल देते हैं आंशिक दाब या वेपर मैस पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब को ज्ञात करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। आगे हम जल में विलयन जब हम देंगे तो उसमें भी हम इसको मोल फ्रैक्शन को मोल अंश को यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका कुछ कंसंट्रेशन का, उसमें सांद्रता का हम कैसे सांद्रता निकालेंगे। अभी और भी सांद्रता का कुछ तरीका है, और भी तरह से हम सांद्रता ज्ञात करते हैं, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी आप इसी को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी दिक्कत आता है तो उससे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, तो उसका इस्तेमाल करके आप उससे पूछ सकते हैं कुछ भी। देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप स्कूल टाइम में उससे पूछेंगे सुबह 8 बजे से दोपहर में 1 बजे तक, उससे पहले या उससे बाद आप नहीं पूछेंगे। उस समय के अंतराल में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो और आप जो है सभी स्टूडेंट जो है बुक खरीद लेंगे, जो आपको इससे आसानी रहेगी, आप बुक से पढ़ेंगे।